बी कंपार्टमेंट में कुछ सेलेक्टेड थ्योरी क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी की ये परंपरा रही है कि सेलेक्टेड क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं हमेशा, और आप अगर थोड़े से भी मेहनत कर लेंगे इसमें, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप थ्योरी भी आसानी से बना पाएंगे। हो सकता है प्रैक्टिकल आपको ना बन रहा हो तो आप वहाँ पर थ्योरी लिख कर भी आ सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि थ्योरी रटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी से समझा सकूँ, और आप ये PDF लेकर आप थोड़ी सी तैयारी आप कर लेंगे थ्योरी की, तो एक मोटिवेशन अंदर से रहेगी कि चलो प्रैक्टिकल ना बनेगा तो थ्योरी भी हम लिख कर आ सकते हैं, तो हमारे रिज़ल्ट हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, बी कंपार्टमेंट की क्लासेज उनको गांव में, छोटे शहरों में नहीं मिल पाती हैं, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो क्वेश्चन तो आप नेसेसरी लगा लेंगे, थोड़ी बहुत पढ़ते रहेंगे तो वहाँ ट्रू फॉल्स आप कर लेंगे। अब उसके अलावा आपके जो 9 क्वेश्चन बनेंगे उसमें कुछ थ्योरी होंगे, कुछ प्रैक्टिकल होंगे। 2-3 चैप्टर भी अकाउंट में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 2-3 चैप्टर से आप 2 थ्योरी बना दीजिए, 2 प्रैक्टिकल बना दीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं, बाकी आप नॉलेज के लिए पूरी किताब पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम के हिसाब से हमने ये बात आपको बताया। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपके बी कंपार्टमेंट के फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियो लेकर आते रहते हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, उसकी तैयारी के लिए बहुत मददगार होते हैं, बहुत उनको मोटिवेट करते हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। चलें, तो जो क्वेश्चन है वो है लेखांकन क्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 11th में आपने पढ़ा है, और आप लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेखांकन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये आपको बताने हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, लेखांकन का मतलब लिखना, सौदों को लिखना, मतलब जो लेन देन होते हैं उसको लिखना, मुद्रा के रूप में लिखना। मुद्रा के रूप में लिखना मतलब उसका वैल्यूएट करके लिखना कि ये कितने की समान है। ठीक है, तो लेखांकन का आशय वित्तीय प्रकृति के सौदों को, वित्तीय प्रकृति मतलब जिसका संबंध पैसे से हो, वित्तीय प्रकृति के सौदों को क्रमबद्ध तरीके से, एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे जहीं तहीं आपने लिख दिया, वो काम नहीं करना है कि आपको खुद का हिसाब लिखा हुआ खुद ना समझ में आए, सामने वाले कस्टमर को आप कैसे हिसाब बताएंगे। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, उस तरीके से लिखावत करने, उसका वर्गीकरण करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे कि इसका खाता इससे जुड़ा होना चाहिए, उसका ट्रांजैक्शन उसी के खाते में होना चाहिए, एक ट्रांजैक्शन का हर तरीका होना चाहिए। जैसे आप सेलिंग का काम करते तो सेल के लिए एक अलग से खाता बनाइए, ऐसा नहीं कि परचेज वाले खाते में ही सेल को ही भी आप जो है सो उसको ओवरलैप करते रहिए। फिर आपको परचेज का पोजीशन चाहिए तो परचेज की पोजीशन कैसे मिलेगी, आपको हर पोजीशन के लिए, हर रिजल्ट के लिए, हर तरीके का वर्गीकरण के हिसाब से आपको खाते बनाने होते हैं। ठीक है, सेल है तो सेल का खाता अलग, परचेज है तो परचेज का खाता अलग, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस का खाता अलग। ठीक है, पिट्टी एक्सपेंसेस है तो पिट्टी एक्सपेंसेस का खाता अलग। ठीक है, राम का खाता अलग, कैश का खाता अलग, कैपिटल का खाता अलग, आप अलग अलग वर्गीकरण करके खाता बनाएंगे। ठीक है, नहीं तो आपको कोई भी सूचना समय पर नहीं मिल पाएगी। समझ रहे मेरी बात को। ठीक है, अब जैसे किचन में आप चले जाओ, किचन में क्या करो, जितने भी किचन की सामान है सबको एक ही डब्बे में रख दो। ठीक है, फिर आप चाय बनाने निकलो, फिर आप चाय पत्ती ढूंढते रहो उस डब्बे में। ठीक है, मिलेगी नहीं मिलेगी, आपने देखा होगा कि हर चीज़ को, हर एक वर्गीकरण करके हर सामान को अलग अलग तरीके से, अलग उसके एक सेपरेट जार में रखा जाता है। उसी तरीके से आप हर ट्रांजैक्शन को उसके सेपरेट, जिससे वो जुड़ा हुआ है, उसमें उसको ट्रांसफ़र करके वर्गीकृत करके रखना पड़ता है। सारांश तैयार करने एवं उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे उसका विश्लेषण एवं निर्वचन आसानी से हो सके। हम सारांश निकालेंगे, साल के अंत में हम ये देखेंगे कि हमारे बिजनेस को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है।
ठीक है। हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? हम अपने हिसाब को जानने के लिए, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम जो धंधा कर रहे हैं, हम जो लेन देन कर रहे हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। हर बिजनेस फ़ायदे के लिए की जाती है। तो जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका हिसाब रखेंगे। उसके हिसाब के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम साल के अंत में या 6 महीने पर या 3 महीने पर, आपको जिस तरीके से सुविधा हो, आप अपने प्रॉफिट को, अपने सारांश को बनाएं और उस सारांश से आप तय करें कि आपका बिजनेस किस लेवल पे जा रही है। कुछ लोगों की बिजनेस डूब जाती है क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता है कि हमको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। लॉस होना या प्रॉफिट होना, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपने उसमें कैपिटल लगाया, आपने उसमें पूंजी लगाया। समझ रहे मेरी बात को? तो आपको ये काम करते रहना है, सारांश निकालना है। तलपट बनाने से है। तलपट बनाने का मतलब क्या होता है? जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जितने भी खाते हैं, सब खातों का जो सारांश होता है, बैलेंस होता है, उसको इकट्ठा करके हम उसको चेक करते हैं, विश्लेषण करते हैं, लोगों को, अपने से जुड़े हुए लोगों को बताते हैं कि हाँ भाई ये लाभ है, ये हानि है, ये यहाँ आपकी कमी है, यहाँ आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें बुरी है, यहाँ गलत हो रहा है। आप देनदारों का खाता अगर बनाए, जैसे जस्ट लाइक देनदार का खाता आपने बनाया, तो देनदार के खाते में से वसूली कम हो रही है, क्रेडिट ज़्यादा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप जब अकाउंटिंग करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं अपने एम्प्लॉय को, अपने प्रबंधक को, अपने ऑनर को। एज ए अकाउंटेंट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे सूचित करें, आप बताएं कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट चल रही है या लॉस चल रही है। जब आप अंतिम खाता बनाएंगे, लाभानी खाता बनाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको समराइज तरीके से आ जाएगा आपके सामने में। ठीक है, जिसके अंतर्गत व्यापार खाता, लाभानी खाता, चिट्ठा तैयार किया जाए। जब सारांश की बात आती है तो सारांश में हम लोग क्या बनाते हैं? व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन कर लीजिए। कुछ ही है ना थ्योरी में पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। बिल्कुल जो मैं पढ़ा दूंगा वो एग्ज़ाम में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने 1961 में इस लेखांकन की एक परिभाषा दी जो इस प्रकार है। लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को जो आंशिक रूप से अथवा कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति के होते हैं, प्रभावपूर्ण विधि से एवं मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने की कला है, परिणत करने की कला है। मतलब आप लिखेंगे, सबसे पहले उसको वर्गीकृत करके रखेंगे, अब फिर साल के अंत में उसका सारांश निकालेंगे कि असल में जो बिजनेस हुआ उससे लाभ हुआ कि हानि हुआ। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो इतनी बातें आप समझ लेंगे। तो पहली बात तो ये है कि भाई लेखांकन का से वित्तीय प्रकृति का मतलब जो पैसे से जुड़ा हुआ, सौदों को हम लेखाबद्ध तरीके से अच्छे से, है ना, क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, वर्गीकृत करेंगे, उसका सारांश निकालेंगे। सारांश निकालने के लिए हम लोग तलपट बनाएंगे, उसका लाभ हानि खाता बनाएंगे, उसका चिट्ठा बनाएंगे। ठीक है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा बनाएंगे। हमको पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस में हुआ क्या, असल में लाभ हुआ, हानि हुआ, किसकी क्या स्थिति है, प्रॉफिट की, कैपिटल की क्या स्थिति है, कैश की क्या स्थिति है, हमारे पास जो लायबिलिटी है उसकी क्या स्थिति है, हमारे पास जो एसेट है उसकी क्या स्थिति, सारी स्थिति आपको चिट्ठा बता देगा। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, आपको लाभ हानि खाता, व्यापार खाता बता देगा। बस आपको ये करना है। ठीक है, लेखा जोखा तो आप करते रहिए हमेशा जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेकिन एक बार उसका सारांश भी निकालना लाजमी है। जैसे आप तैयारी करते हैं साल भर, ठीक है ना, साल भर तैयारी करते हैं तो एक सारांश परिणाम निकल कर आता है। उस तैयारी का रिजल्ट जो आपके सामने आता है वो उसका सारांश है जब आप एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम साल के अंत में ही होता है। डेली एग्ज़ाम होता है क्या? ऐसा तो नहीं कि भाई आप एक दिन पढ़ लो, एक दिन आके एग्ज़ाम दे दो। एग्ज़ाम एक ही बार होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे बढ़िए। तो ये 1961 वाला अमेरिकन इंस्टीट्यूट वाला भी आपने पढ़ लिया। लेखांकन एवं सौदों को जो आंशिक रूप से अथवा कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति के होते हैं, प्रभावपूर्ण विधि से एवं मौद्रिक रूप में लिखने की प्रक्रिया है। ठीक है, मौद्रिक रूप में लिखेंगे, जो उसका वैल्यू बनता है उस वैल्यू को उसमें डालेंगे। ठीक है, लिखेंगे। लेखांकन के उद्देश्य क्या है, समझिए इस बात को। सबसे पहला तो ये है कि यह लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों का नियमित और सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण लेखा करना है, इसका उद्देश्य। लेखांकन का जन्म इसीलिए हुआ कि हम जो सौदे करते हैं उस सौदों को हम सही तरीके से लिख पाएँ। ठीक है, हमने इसके रूल्स इसीलिए बनाए कि हम कहीं पर भी गलत तरीके से सौदों को न लिख पाए, क्योंकि व्यापार का दुनिया है, ज़माना व्यापार पे चलता है। ठीक है,
हर जगह कहीं ना कहीं बिजनेस, हर आदमी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़ा है। कोई कस्टमर के रूप में जुड़ा है, कोई जो सेलर के रूप में जुड़ा है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर के रूप में जुड़ा है, कहीं ना कहीं हर आदमी बिजनेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो लेखांकन का वो तरीका होना चाहिए कि हम जो हजारों करोड़ों जो लेन देन होते हैं उसको ऐसे ही मौखिक रूप से नहीं लिख सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं, ऐसे ही जैसे तैसे हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं मेरे में। ऐसा हम लिख दें कि हमको खुद ना हिसाब समझ में आए, सामने वाले को हम कैसे हिसाब समझाएंगे। सामने वाला 1 रुपया के लिए आपसे बात करेगा कि हमारी ये 1 रुपया कहाँ से आए, ये 5 रुपया कहाँ से आए, 10 रुपया कहाँ से आए, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो व्यावसायिक लेन देनों का नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण लेखा करना, ठीक है, पूर्ण लेखा करना, सारी चीज़ें हम नोट करेंगे, ठीक है, चाहे वो छोटा सौदा हो चाहे वो बड़ा सौदा हो, 1 रुपया का ही सौदा क्यों ना, 1 पैसे का ही सौदा क्यों ना, हम उसको नोट करेंगे, ठीक है। लेखांकन का प्रथम उद्देश्य सभी व्यावसायिक लेन देनों का पूर्ण एवं सही तरीके से लेन देन लिखना है ताकि भूल की संभावना न हो और परिणाम में शुद्धता आए, आप गलत करने के चांसेस बिल्कुल भी ना रहें, ठीक है। तो पहला तो बात ये हो गया भाई मेरे कि व्यावसायिक लेन देनों को नियमित एवं सुव्यवस्थित अच्छी तरीके से व्यवस्थित ढंग से लिखने और पूर्ण लेखा करेंगे, कहीं पर हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करना। भाई लेखांकन करोगे तभी तो आपको साल के अंत में वो लेखांकन, वो सारा सौदा जिसका आप सारांश बनाकर आप लाभ हानि को ज्ञात कर सकते हो। अगर आप लेखांकन नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी, समझ रहे मेरी बात को। तो लेखांकन शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करना। लेखांकन का दूसरा उद्देश्य एक निश्चित अवधि का लाभ हानि ज्ञात करना होता है, ध्यान से समझना। लेखांकन का दूसरा उद्देश्य क्या होता है, एक निश्चित अवधि पर लाभ हानि ज्ञात करना। निश्चित अवधि, ऐसा डेली नहीं करेंगे। लाभ हानि का मतलब क्या है कि रिजल्ट डेली आते हैं क्या आपके, आप साल भर मेहनत करते हैं, रिजल्ट एक बार आता है। उसी तरीके से बिजनेस साल भर मेहनत करेगा, ट्रांजेक्शन करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा और साल के अंत में एक निश्चित डेट पर उसको क्या करेगा, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करेगा। लाभ हानि ज्ञात करने के लिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आय विवरण बनाए जाते हैं। मैंने जैसा कि पहले कहा, तो पहला टॉपिक क्या था भाई मेरे, पहला टॉपिक था व्यवसायिक लेन देनों को नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण लेखा करना। दूसरा टॉपिक ये है कि शुद्ध लाभ का निर्धारण करना, ये लेखांकन का उद्देश्य है। समझ रहे मेरी बात, आगे बढ़िए। अगला है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञात करना। वित्तीय स्थिति का मतलब व्यवसाय की क्या स्थिति है, जितने पैसे लगे हैं, जहाँ जहाँ पैसे लगे हैं, उनकी क्या स्थिति, उनकी क्या हालत है। लेखांकन का एक उद्देश्य संस्था की वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक स्थिति विवरण तैयार किया जाता है। स्थिति विवरण मतलब बैलेंस शीट, चिट्ठा, ठीक है। और इसमें बाई और पूंजी दायित्व को लिखा जाता है। आपने कभी चिट्ठा देखा ही होगा, 11 से आप पढ़ते आ रहे अकाउंट को, तो चिट्ठा बाईं ओर लिखी जाती है, उसमें पूंजी रहता है और दायित्व रहता है। दायित्व की स्थिति और पूंजी की स्थिति आपको मालूम चल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा दाईं ओर संपत्ति का डिटेल रहता है, एसेट जितने हैं सबकी स्थिति आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एसेट किस वैल्यू का है, कितने का है, ठीक है, समझ रहे। स्थिति विवरण को आर्थिक चिट्ठा भी कहा जाता है। यदि संपत्तियों से देयताएं कम होती हैं, मतलब संपत्ति ज़्यादा हैं और देयताएं कम हैं, तो पूंजी आपका बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप अच्छी स्थिति में हैं। अगर आपकी संपत्ति कम है और देयताएं ज़्यादा हैं तो फिर आप बुरी हालात में हैं, ठीक है, आप डूब सकते हैं। ध्यान रखिए, बिजनेस को थोड़ा अच्छे से चलाते रहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 टॉपिक करवाए। सबसे पहला टॉपिक क्या था भाई मेरे, व्यवसायिक लेन देनों को सुव्यवस्थित तरीके से अच्छे तरीके से लिखना। दूसरा था शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करना। तीसरा ये है वित्तीय स्थिति को का ज्ञान करना। ज्ञात करना मतलब ज्ञान होने का मतलब वित्तीय स्थिति मतलब आपकी जो संपत्तियां हैं, आपके पास जो कर्जे हैं, उनकी क्या स्थिति है, कितने का है वो, ठीक है, आपके पास पूंजी है वो कितने का है। व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकारों को सूचना देना। व्यवसाय से जुड़े हुए बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको ज़रूरत होती है आपके बारे में जानने, जैसे सरकार आप कितना कमाते हैं ये सरकार को बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। या आपको पता ही नहीं कि आप कितना कमाते हैं, आपने लिखा ही नहीं है, आपका ट्रांजेक्शन सही नहीं है, आपने उसको नोट सही तरीके से नहीं किया है, कभी लाभ कभी हानि, कभी इधर कभी उधर ऐसा कर रहे हैं, तो आप तो फरे भी हैं, बिल्कुल आप चीटर हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपके साथ कानूनन कार्रवाई हो सकती है। तो आप अपने लेखा जोखा को, अपने हिसाब को क्लियर रखें ताकि सरकार को भी आप डिफाइन कर सकें,
ठीक है, सरकार को भी समझा सकें और आप कभी लेनदार को ज़रूरत पड़ जाए उनको भी बता सके, कर्मचारी वर्ग को ज़रूरत पड़ जाए उनको बता सके, स्वामी को बता सके, अपने कर्मचारी को, विनियोजक को बता सके जिन्होंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, सरकार को बता सके। आपको बैंक से लोन लेने की ज़रूरत है तो बैंक आपसे पूछेगा कि आप क्या कमाते हैं, अपना स्टेटमेंट दीजिए, तो उनको बता सके। तो जितने भी पक्षकार हैं उनको आप सूचना दे सकते हैं अगर आपका हिसाब किताब सही होगा तो, ठीक है। तो पिछला टॉपिक ये था कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञात करना। तो बच्चे मेरे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कहाँ से ज्ञात करेंगे, तो बैलेंस शीट से। अगला टॉपिक था व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकारों को सूचना देना। व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकार कौन होते हैं, स्वामी, कर्मचारी, लेनदार, विनियोजक, सरकार इत्यादि, इनको हमें सूचित करना है कोई भी गड़बड़ी होगी तो, ठीक है भाई। आगे बढ़ें। अगला टॉपिक है आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना। हमें पैसे से संबंधित निर्णय व्यवसाय में लेने पड़ते हैं, हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने के निर्णय लेने पड़ते हैं, हमें कभी कर्मचारियों को वेतन से संबंधित निर्णय लेने पड़ते हैं, हमें अपने पैसे से जुड़ा हुआ निर्णय हर पल लेना पड़ता है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम कमा कितना रहे हैं, ठीक है, और समझ रहे हैं कमा कितना रहे हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपनी पूंजी में से पैसे निकाल दें, फिर तो आपका बिजनेस बचाने से कोई नहीं बचा पाएगा, आपकी बिजनेस गई, ठीक है, बिल्कुल आपकी बिजनेस कहीं नहीं टिक पाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने अकाउंटिंग, अपना लेखांकन करते रहना है, अच्छे से करना है ताकि आप अपने आर्थिक निर्णयों को ले सकें। आप पैसे से जुड़ा हुआ जो निर्णय है आप उसको सही तरीके से ले सकें और उसके हिसाब से ले सकें। जितना आपको प्रॉफिट हो रही है, जितना आपके पास चादर हो रहा है, उतना ही आप पैर फैला सके। इसलिए चादर का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है कि वो उसकी लंबाई कितनी है, आप कितना कमा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो पिछला टॉपिक ये था कि व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकारों को सूचित करना। कौन कौन है भाई, तो कर्मचारी है, लेनदार है, विनियोजक है, सरकार है इत्यादि को हम बता देंगे भाई, जिसको जो ज़रूरत होगी। आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना देना, प्रदान करना भाई। अगर मैनेजर चाह रहा है कि हम एक नया प्लांट लगाएं तो आपको बताना होगा कि सर आप अभी बिजनेस में की स्थिति अच्छी नहीं है, अभी लेनदार ज़्यादा हैं, पैसे कम हैं, आप इस निर्णय को बिल्कुल ना लें, ये बिजनेस के हित में नहीं होगा। जब पैसे आ जाएंगे हाथ में, बिजनेस में आ जाएंगे, हिसाब अच्छा रहेगा तो फिर मैं आपको अलाउ कर दूंगा कि आप ऐसे निर्णय ले सकें, ठीक है भाई। अगला है कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। कानून भी कहती हैं कि आप अपने हिसाब किताब को क्लियर रखिए, कहीं पर अगर गलत पकड़ा जाते हैं तो फिर आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेखांकन का एक उद्देश्य विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। लेखांकन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे अच्छा आधार प्रस्तुत करता है। आप पे जो टैक्स लागू होता है आपके बिजनेस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वो आप अकाउंटिंग के हिसाब से आप वहाँ पर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपका स्टेटमेंट सही नहीं है तो रिटर्न फाइल करने में आपको दिक्कत होगी और आपका रिटर्न फाइल गलत फाइल हो सकता है। इसलिए आप अपने हिसाब से अकाउंटिंग को कभी भी बेईमानी की दृष्टि से न देखें। यह आपको हर पल सपोर्ट करेगा, हर पल हर जगह सपोर्ट करेगा, चाहे अपने देनदारों से पैसा वसूलने की बात हो या सरकार से सही टैक्स लगवाने की बात हो, सब जगह ये लेखांकन पुस्तकें आपको मदद करेगी। चाहे वो बैंक से लोन लेने की बात हो, सब जगह आपको ये मदद करेगी। तो कुछ बातें हैं और भी आप नोट कर सकते हैं, अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं, आपके पास कोई गेस्ट पेपर होगा उससे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आप कुछ बनाकर अपने जो रिक्वायरमेंट होंगे पर क्वेश्चन के नंबर्स के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना है, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। हमने सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। बस इसको टाइप करता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। बस आपके साथ आपका दुआ इस चैनल के साथ बना रहे। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय, टेक केयर।